कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी की कोशिश। निफ्टी 24,300 के करीब। बैंक निफ्टी में भी हल्का सा दबाव। डर के इंडेक्स इंडिया विक्स में करीब 5% का उछाल। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स में दबाव। 3% फिसला अदानी इंटरप्राइजेज। अदानी पोर्ट भी नीचे। वहीं कैश वाले शेयर्स एटीजीएल में सबसे ज्यादा 5% की कमजोरी। सेबी चेयरपर्सन पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केरा ने बताया भारतीय बाजार को अस्थिर करने की साजिश। कहा रिटेल निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अदानी ग्रुप की एग्जीक्यूशन क्षमता शानदार। बोले मौका मिलने पर करूंगा निवेश। अच्छे नतीजों के दम पर वोल्टास में शानदार उछाल। 6% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर शेयर। जुबिलेंट फूड्स में भी अच्छी तेजी, लेकिन कमजोर रिजल्ट के बाद सन टीवी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में तेज गिरावट। 7 से 8% फिसल कर बनी वायदा के टॉप लूजर्स। वायदा की 5 कंपनियों बलरामपुर चीनी, वोदा आइडिया, नैल्को, एनएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर आज पेश करेंगी तिमाही नतीजे। एनएमडीसी और नैल्को के सुस्त रह सकते हैं नतीजे। और ओला इलेक्ट्रिक में लिस्टिंग के दूसरे दिन भी जोरदार उछाल। आज 16% से ज्यादा की तेजी। 2 दिन में 38% से ज्यादा का उछाल। तो स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में और आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आज जवाब देंगे सर्वेंद्र श्रीवास्तव। इस बार मार्केट पे एक नज़र डालें तो केवल 70 पॉइंट नीचे है निफ्टी और 55 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो 250 पॉइंट वो वीकनेस है। बहुत ज़्यादा जैसा लग रहा था सुबह वैसा कुछ नहीं है। रिजल्ट्स पर रिएक्शंस ज़्यादा हैं। ओवरऑल मार्केट एक रेंज के अंदर अभी प्ले कर रहा है। चलिए सरवेंद्र जी की राय लेते हैं। सरवेंद्र जी, कैसा लग रहा है मार्केट? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी नया हफ्ता बहुत बहुत शुभ रहे। देखिए, थॉट वही है कि जैसे आपने बोला थोड़ा रेंजेस में फंसे रहेंगे। खराब न्यूज आई, ठीक है, बाजार उनको डिजेस्ट करेगा नेक्स्ट 1-2-3 दिन में। बट थॉट यही है कि जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि भाई ऊपर में जो आपके पास 24,500 24,700 के एरियाज में जो बेरिश गैप डाउन जो आपका हुआ है और लास्ट 5 सेशन उसी रेंज के नीचे हो रहे हैं, तो आई थिंक उन एरियाज को आपको भरना या चले उस गैप को आपको भरना एक तो बहुत जरूरी है ताकि आगे की स्ट्रेंथ लौट के आए। बट इन द मीन टाइम मुझे यही लग रहा है कि फिलहाल 24,000 से 24,600 की जैसे आपने बोला एक रेंज तकरीबन रह सकती है नेक्स्ट 2-4 दिन तक एटलीस्ट, इफ नॉट मोर। और सेम बैंक निफ्टी के केस में भी मुझे लगता है कि 50,000 से लेके तकरीबन 51,000 तक की एक रेंज रहेगी नेक्स्ट 3-4 दिन। और डायरेक्शन फिर बाजार डेफिनेटली इस हफ्ते में ढूंढेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो जैसे हमने बात की कि क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है तो शॉर्ट टर्म में दबाव प्रेशर्स बने रहेंगे ऊपर के लेवल्स में। बट ये हफ्ता आई थिंक डायरेक्शन और क्लियर पकड़ना चाहिए बाजार अप या डाउन। ओके, तो ये है बाजार पे इस वक्त की राय जो सरवेंद्र जी को लग रही है। सरवेंद्र जी, एक स्टॉक पे कमेंट, उसके बाद फिर स्कॉलर्स। वोल्टास 8.5% ऊपर। देखिए, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और बाजार की गिरावटों में भी कहीं आउट परफॉर्म किया है और वही वही यहाँ पे दिख रहा है ऑलमोस्ट नए हाई की तरफ पहुंचता हुआ और ब्लू स्काई टेरिटरी में जाता हुआ आज तो बाजार के साथ चल रहा था और बाजार को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रख रहा है। तो थॉट यही रहेगा कि देखिए लास्ट 1-1.5 महीने का अगर उसका सेटअप देखें तो बहुत ज्यादा 1400-1450 के एरियाज में हमेशा सपोर्ट आता है, बहुत ज्यादा उसके नीचे गया नहीं है। तो आप यही मान के चलिए कि जब तक वो सपोर्ट्स इंटैक्ट है, आई थिंक ये जो नेक्स्ट वो लॉन्च पैड आपका 1.5 महीने में बन गया है जहां आप 1400-1450 पे टिके रहे और आपका भी ये लॉन्च पैड है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेग में जिस तरह का अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम्स भी आज बढ़े हुए हैं, 1620-1630 के स्तर यहाँ पे नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन में यहाँ मुझे लगता है कि आ सकते हैं। ओके, चलिए अब सवाल लेते हैं। हमारे साथ सोमेश सुतार हैं जालोर से। सोमेश जी नमस्कार, सवाल पूछें। सर मेरे को सर एक तो शेल का लिया हुआ है, वो तो 3.5-4 साल हो गया है और एक 4 साल हो गया। हाँ, अभी ये नई एंट्री करनी है, किस में करूँ, टाटा मोटर में करूँ कि किस में करूँ आपके हिसाब से? और शेल का तो बहुत 4 साल से मैं ये इनकी रेंज देख रहा हूँ मैं। हाँ, सेल का तो ये सवाल है कि इस रेंज में क्या है और टाटा मोटर्स लेना चाहते हैं। हाँ सरवेंद्र जी, सेल में कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं। हाँ, आई थिंक देखिए जहाँ पे आप जहाँ टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है तो टाइम ऐसे ही फिर लग जाता है। जब आप अच्छे स्टॉक में भी किसी ठीक ठाक स्टॉक में भी अगर आपने टाइमिंग थोड़ी गलत कर ली तो पेशेंस फिर देना पड़ता है। आई थिंक एक बार इनके भाव के आसपास कहीं आया होगा। 4 साल बोल रहे हैं तो मुझे 4 साल में जो हाईएस्ट लेवल दिख रहे हैं वो तकरीबन 2011 के बाद से मुझे 180 के दिख रहे हैं। तो ये प्रॉफिट में तो आए होंगे बट कहीं इन्होंने शायद बुक नहीं किया है, ऐसा मेरा मानना है। तो 180 तक जब गया
आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा इनको बांधना चाहिए था। अभी भी मेरी राय ये है कि टुवर्ड्स पुल बैक आए और आपके कॉस्ट तक आए और थोड़ा उससे ऊपर 165 170 की रेंज भी अगर आपको दोबारा मिलती है तो आई थिंक चाहे दोबारा राय ले लें या एटलीस्ट वहां पे थोड़ा मुनाफा बांधें। 180 के ऊपर जब बंद करेगा उसके बाद ही नए समीकरण यहाँ निकलेंगे। तो उछालों में मेरे हिसाब से थोड़ा बेचने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सेल में। ओके, सेल उछालने बेचने की कोशिश करें। और टाटा मोटर्स खरीदें करंट प्राइस पे? देखिए काफी चला हुआ है और अब जो ऊपर से जैसे बाजार के साथ रिएक्ट किया है, जो दो बड़े बेरिश गैप इसमें रह गए हैं, एक रह गया, एक गैप का अपर एंड है तकरीबन 1120 के आसपास और उसके तुरंत बाद एक दूसरा गैप किया था वो था 1060 के आसपास। तो आई थिंक अभी अपने सेकंड गैप के एरियाज को चैलेंज कर रहा है, जो गैप था बिटवीन से 1100 टू अराउंड 1050, उस गैप एरिया को ये चैलेंज कर रहा है, अभी तक भर नहीं पाया है। तो शॉर्ट टर्म में भी अगर कुछ सेटअप निकल के आएगा तो एटलीस्ट 1100 को आपको भरना पड़ेगा, 1100 के ऊपर बंद देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। उस केस में मुझे लगता है कि दोबारा एक बार 1160 1150 के लेवल्स चैलेंज होंगे, बट उससे बहुत ज्यादा भी मुझे नहीं लग रहा है ये। तो यहाँ पे भी आई थिंक ड्राई पाउडर इनके पास है, जिस तरह से बोल रहे हैं इनको लेना है तो ड्राई पाउडर है। मेरे हिसाब से अगर टाटा मोटर्स के लिए वेट करना है तो अच्छे लेवल जो है वो 900 920 के आसपास है, जहां रिजल्ट्स बेहतर हैं। तो आई थिंक 3 महीना वेट कर लें तो शायद इनको उस एरिया में जाता हुआ मिल जाए और वहां पे फिर ये डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं 900 920 के आसपास। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं राजेश कुमार का बेंगलुरु से। राजेश जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। मैं राजेश बोल रहा हूँ सर। मेरे पास इरकॉन के 200 शेयर है, 202 रुपए में, और HDFC बैंक का, हेलो जी बोलिए बोलिए सर। HDFC बैंक का 40 शेयर है सर, 1590 में सर। मेरा व्यू एक 3 से 4 साल का व्यू है सर। ओके, 3 to 4 years का व्यू। और इरकॉन और HDFC बैंक, पहले तो इरकॉन पे 202 पे खरीदारी है, 271 चल रहा है जी, और HDFC बैंक 1590 की खरीदारी है जी। बताइए दोनों में। देखिए ब्रॉडली जब आप एक लॉन्ग टर्म सोचते हैं, एक साल से ज्यादा और 2 3 4 साल की अवधियों में, तो आई थिंक आप ये मान के चलेंगे कि भाई टेक्निकली स्पीकिंग हम बोलते हैं कोई भी स्टॉक अपने टॉप से अगर 20% या उससे ज्यादा नीचे या ऊपर हो जाए तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो आइदर इट हैज एंटर्ड अ बुल मार्केट और अ बेयर मार्केट। तो इनके लिए वो बेसिक फिल्टर ये इनको यहाँ लगाना चाहिए। टॉप से अगर यहाँ से 20%, अगर ये आज 270 का भाव चालू है, अगर यहाँ से किसी कारण से 20% निकलता है तो वो इनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए इस पोजीशन में, जो कि इनकी कॉस्ट के ऊपर होगा। तो अज्यूमिंग यहाँ से 50-55 रुपए अगर ये गिरता है तो भी ये 220 के नीचे नहीं जाएगा, 215 220। तो आई थिंक वही इनके एरियाज हैं। तो आई थिंक कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस बना के इसमें खड़े रहें, और 3 साल का टाइम पीरियड है तो पेशेंस इनको रखना पड़ेगा। वर्डगत होती रहेगी, लेकिन फिर मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे बने रहें। और HDFC बैंक के केस में भी मैं यही इनको बोलूंगा कि भाई देखिए लार्जर रेंज उसकी 1450 से लेकर 1750 के बीच में है, तो उसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। और उस रेंज के बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया तो ऑलरेडी 1500 समथिंग तो हमने अभी नीचे में देखा, 1590 के आसपास तो जाके आया है। तो आई थिंक यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहे, और इन द लॉन्ग रन मुझे भी लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म रेंज की ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पे भी आई थिंक एक 1450 का स्टॉप लॉस दिमाग में जरूर बना के रखें कि भाई 1450 के नीचे अगर बंद करता है और उसके नीचे टिकने लगता है तो समीकरण चेंज हो जाएंगे, अन्यथा लार्जर ट्रेंड अप है तो बने रहें। लार्जर ट्रेंड अप है तो बने रहना चाहिए इसमें। अगला सवाल है अनुपम चौधरी का मोहाली से। अनुपम जी क्या सवाल है? नमस्कार सर। जी सर मेरे पास HCL है 24 क्वांटिटी एट एवरेज ऑफ 2719। सो माय विजन इज लॉन्ग टर्म एट लीस्ट 3 years। सो किस लेवल पे हम इसको और कम्युलेट कर सकते हैं इसमें? किस लेवल पे और एक्यूमुलेट करना है? सरवीन जी बेचने का तो सवाल नहीं, बाइंग किस लेवल पे करनी है ये बताओ आप। नहीं देखिए थॉट इनका ठीक है, बट इतना पैसा बनने के बाद थोड़ा बेचना भी चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट भी लेके जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। काफी चला हुआ स्टॉक है, देखिए काफी चला हुआ स्टॉक है। और अगर मैं इसको खाली 2020-21 के आसपास से देखूं तो तकरीबन 500 रुपए वाली चीज अगर 5000 हुई है, 10 गुना हुआ है, और अभी भी 10 गुने के आसपास ही चल रहा है। तो पहली बात तो एक तो ये ट्रेड में लेट आए, तो काफी लेट आए हुए हैं ट्रेड में। उसके बाद भी फिर हिम्मत बहुत ज्यादा रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरा थॉट तो ये रहेगा कि आधी क्वांटिटी बेचें फिलहाल, और उस ड्राई पाउडर से अगर ये नीचे आए तो लेने की कोशिश करें। किसी कारणवश ये नीचे नहीं आया तो इसी तरह का कोई 10 बैगर दूसरा ट्रेड उस पैसे से पकड़ने की कोशिश करें। बट मेरी राय रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल है, मैं अमूमन एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इनका ऑलमोस्ट अमूमन डबल है। आधी क्वांटिटी बेचें और ड्राई पाउडर को रखें। और इसी को अगर लेना है तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड 3200 रुपए के आसपास आएंगे। तो अभी 1000 रुपए का डाउनसाइड और आएगा या नहीं आएगा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अच्छे रिस्क रिवॉर्ड 3200 के आसपास हैं। तो अगर लेना शुरुआत दोबारा नया करना है तो 3200 का वेट करना पड़ेगा। नया लेना है तो 3200 का वेट करना पड़ेगा।
और थोड़ा प्रॉफिट ले लें तो उसी से जब 3200 आएगा तो ले लें, बट ये सब इफ़ बट के साथ जुड़े हुए हैं, अदरवाइज़ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अमित लिमय का थाने से। अमित जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम, बताइए सर। मेरे टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ बाइंग शेयर्स है, उसका नजरिया है मेरा 1 साल का, तो होल्ड करना चाहिए या वो प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 500 रुपये पे और अभी चल रहा है 987। सरवेन जी, टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत लंबा डेटा नहीं होगा, लेकिन इनका नज़रिया भी तो छोटा ही है, जी बताइए। नहीं देखिए, ट्रेंड तो स्टडीली डाउन ही है। अगर जहां से लिस्टिंग है वहां से 23 से आप देख रहे हैं धीमे से 1350 वाला धीमे धीमे पिसते 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 980 आ गया है। तो कोई ऐसा रिवर्सल का साइन या कुछ ऐसा अभी तक तो बन के आया नहीं है। और ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड बेसिस पे भी जहां डेटा कम है वहां पे भी कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो मैं इनको इसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा और माफी चाहूंगा इनसे। तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, मुझे डेटा नहीं बहुत तो प्रॉफिट तो अच्छा खासा बन रहा है, तो क्या आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट ले लें? नहीं, मैं देखिए जब मैं चार्ट पे ही कॉल नहीं ले पा रहा हूं तो फिर मैं इनको ना लेने ना बेचने या कोई भी राय इनको बहुत क्लियर नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल जिस तरह से पिस रहा है मुझे लगता है कि नई चीज है, इतनी पिसी हुई है, थोड़े से मोमेंटम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बने रहे फिलहाल। इतना ही बोल सकता हूँ। तो बने रहिए इसमें, मोमेंटम पॉजिटिव साइड में बन सकते हैं। और अच्छा, ऊपरी स्तरों पे जब बहुत गया था वहाँ से उसने अच्छा खासा करेक्शन भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन चौहान का सहारनपुर से। अमन जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर है 2907 पर 100 शेयर। क्या बात है यार, मोटा पैसा बन गया आपका तो। हाँ जी, तो सर मेरे को यही डाउट था कि मैं होल्ड करना चाहिए कि आगे का क्या व्यू है सर का। सरवेन जी जी देख रहे हैं आप? अरे 4 गुना पैसा बना के बैठे हैं। जी जी जी। बताइए क्या करें, इतना मोटा पैसा कमा लिया इन्होंने। हाँ तो सर पैसा मोटा कमाया है। राय मेरी यही रहेगी इनके लिए भी जो अभी पिछले वाले को दी कि 4 गुना हो गया है। अगर 25% भी बेचते हैं मोटा मोटा रफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, तो रिमेनिंग 3/4 क्वांटिटी इनकी फ्री हो जाती है। तो मेरी तो राय यही रहेगी, जिस तरह से जिस हिसाब से चला है आप इसी तरह के रिटर्न्स आगे आते रहेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। एक मल्टीबैगर होने के बाद फिर से एक बार मल्टीबैगर होगा, वो बास्केट हमेशा श्रिंक होती रहती है। तो आप प्रोबेबिलिटी के साथ चलेंगे तो वो बास्केट श्रिंक हो रही है अब आपकी। तो मेरी तो राय रहेगी कि 1/4 बेच लें और उस ड्राई पाउडर को 3-6 महीना साइड रख लें, जो मैं सबको कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ। क्योंकि एक लार्जर पिक्चर, एक लार्जर थीम में जैसे मैंने दिखाया हुआ है अपने अड्डा शोज में भी, कि भाई लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड उतना बढ़िया और उतना रोजी नहीं रह गया है। नॉट दैट कि जीरो हो गया है, बट उतना रोजी नहीं है कि अब आप यहाँ से बड़े बड़े बेट्स लेंगे। तो थोड़ा पैसा ऑफ द टेबल ले जाएं, कमाएं और उसको चाहे तो यूज भी करें। और अगर आधा बेचना चाहते हैं तो आधा बेचे और 1/4 क्वांटिटी से कुछ और करके आए, घूम के आए, कुछ एसेट बनाएं, कुछ और करें, कुछ और खरीदी करें, बट पैसा थोड़ा टेबल से लेके जाएं। थोड़ा प्रॉफिट बुक करें और स्टॉक को फ्री कर लें। 25% बेचेंगे तो फ्री हो जाएगा। तो ये राय बनती है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे सरवेन जी की ओर से। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी करेंगे। आपका और लेते हैं कुछ सवाल। विनय कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। विनय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताओ भाई क्या काल। सर बढ़िया, अपना होता है सर? बढ़िया। मैं तो एकदम मजे में हूँ। आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, मैं ऐसा ही ऑफिस में बैठा हूँ। ऑफिस में कहाँ काम करते हो? और गवर्नमेंट सर्विस। किस में? गवर्नमेंट सर्विस में है सर। गवर्नमेंट सर्विस है ना, बढ़िया है फिर तो। क्या मजे मजे आपके। बताओ क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मैंने वोडाफोन आइडिया का है 103 शेयर ले रखा हूँ और 16 रुपये 4 पैसे के हिसाब से। उसको क्या करना है, कब तक रखना है, कुछ सलाह दें। 9 पैसा पर शेयर का फायदा हो रहा है आपको? हाँ सर, अभी तो हो रहे हैं। 9 पैसा बहुत कम है। मैंने 22-23 रुपये के हिसाब से लिया, मतलब सोचा था लक्ष्य। अभी तक तो नहीं मिले हैं, लगभग 1 महीना होने को है। कितने दिन में वो लक्ष्य आप सोचे हैं 22-23 रुपये वाला? मैं तो जितना जल्दी सोचा था हुआ नहीं अभी तक, तो 20-25 दिन हो गए। कितने दिन में सोचा था कि महीना 1.5 महीना मिल जाना चाहिए ना? हाँ, क्योंकि वो 15-16 पर बेस लोग बता रहे थे इतना के बाद भागेगा, लेकिन भाग तो नहीं रहा। हाँ, रफ्तार कम हो गई उसकी। हाँ सर, वो तो क्या बेचने में भलाई है,
सुजलॉन या जो अभी ओला निकला है उसे ले क्या? ओके, चलो पूछते हैं भाई गुरु जी से अपने। सर्वेन जी, जी ये 22-23 रुपये क्यों नहीं जा रहा है वो आइडिया वाला? नहीं देखिए, अच्छा है, कान इनका सुनते हैं अगर राय और समझते हैं तो देखिए डेफिनेटली 15 के आसपास अच्छा, 14-15 के आसपास अच्छे बेसेस बने हैं, ये इनको मालूम है। उस बेस के बहुत पास में इन्होंने लिया है, बट वो ये भी समझना पड़ेगा ना, जिन जिन बेसिस की बात कर रहे हैं वो मल्टी ईयर बेसिस हैं और एक लार्जर दायरे में इस स्टॉक को देखना पड़ेगा। और ये स्टॉक 2018 के बाद बहुत ज्यादा 20-22 के ऊपर रहा नहीं है, तो अब 6 साल हो गए हैं, तो ये टारगेट रेंज भी इनकी ठीक है और वो पूरी रेंज भी इन्होंने बराबर पकड़ी है, सपोज 14 रुपए से लेके 22 रुपए तक। बट वो इतनी लंबी रेंज है कि मल्टी ईयर रेंज है, तो उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो 1-2 महीने में नहीं आने वाली है चीज इनकी। तो अगर 6-12 महीने का पेशेंस है तो फिर उस टारगेट से ट्रेड में बने रहें और 16 से 22 अच्छा खासा इनका पैसा बनेगा, मतलब ऑलमोस्ट 30% के करीब इनका रिटर्न इसमें बनेगा, 30-35% के आसपास इनके रिटर्न यहाँ बन जाएंगे, जिनके लिए 12 महीने एक बहुत नॉर्मल टाइम है, बहुत ही एप्ट टाइम है 25-30% कमाने के लिए, कि 12 महीने का पेशेंस तो वो इनको रखना पड़ेगा। अन्यथा फिर कॉस्ट के आसपास है, मैं कॉल इनके ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई अगर पेशेंस नहीं है उस तरह का तो निकल जाएं, अभी नुकसान नहीं है। और अगर 12 महीने का 6-12 महीने का पेशेंस है तो बने रहें 14 रुपए के स्टॉप लॉस से। इसके सुजलॉन ले लें क्या? सर वो फुटबॉल की तरह इधर उधर जाने में भी कोई मतलब नहीं है, एक ट्रेड छोड़ा दूसरे में गए, दूसरे छोड़ा, वो एक एक लाइन छोड़ के एक एक ट्रेन छोड़ के हॉपिंग करेंगे तो मजा नहीं है। तो आई थिंक अगर ले लिया है और क्लियर कट कॉल ले लिया है तो मेरे हिसाब से बने रहे, अन्यथा निकल जाएं, साइड में हटना है तो हट जाएं। बट पेशेंस तो इनको किसी भी ट्रेड में, अब सुजलॉन में भी लेके हर एक महीने बाद पूछेंगे कि चल क्यों नहीं रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना। पता है, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था आईएमसी में, जी तो 618 नंबर की बस पकड़ने के लिए खड़ा रहता था, तो वो नहीं आती तो 480 पकड़ ली। जी जी जैसे ही पकड़ा पीछे से 618। जी ये ही हो जाता है कई बार। लेन हॉपिंग में और आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे लेन हॉपिंग में। चलो ठीक है भाई, आराम से बैठे रहो भाई, आप ज़्यादा चिंता मत करो विनय जी, इधर उधर हॉपिंग करने की जरूरत एनबीसीसी नहीं ले है। रखा हूँ 180 के रेट में, उसका क्या करूँ? लो एक और एनबीसीसी 180 में लिए हैं, ओके ओके। क्या करें इसमें? देखिए डार्लिंग स्टॉक रहा है, तो इसमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ठीक ठाक ट्रेंड चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म में वापस सपोर्ट्स ले लिए स्टॉक ने 165 के आसपास, तो यहाँ से अगर बने रहना चाहते हैं तो 165 के आंकड़े को भूलना नहीं चाहिए, वहां पे इनका एक स्टॉप होना चाहिए। और ये 3 से 6 महीने का ही कॉल है कि अगर जहां तक अब लग रहा है कि 200 का जो इसका मैजिकल आंकड़ा रहा है, 200 के ऊपर अभी तक बंद नहीं कर पाया है ना, वहां जा पाया है इस साल में, बट 200 के ऊपर जहां अगर ये चल गया तो आई थिंक बहुत अच्छे सेटअप्स ऊपर में डेवलप हो जाएंगे, जहां पे आपको 22-25 रुपए और आपको ऊपर में टारगेट्स मिल जाएंगे। तो 225 तक मुझे लगता है 6-9 महीने के टारगेट्स बनस्पत 165 नहीं तोड़े, तो 165 के नीचे स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट। तो ओके भाई, ये राय है आपके लिए। चलिए बिना भैया, अब आप थोड़ा काम धाम करो सरकारी वाला, और हम लोग भी अब दूसरे कॉलर के पास चलें। और हमारे साथ कौन जुड़ रहा है? अनिल कुमार जी पंचकुला से। अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार जी। जी सर मेरे पास न्यू इंडिया एश्योरेंस के 500 शेयर हैं 292 पे, और मेरे पास एमआरपीएल के 200 शेयर हैं 244 पे। तो इन दोनों के बाद में मुझे वैसे लॉन्ग टर्म के लिए मैं रख सकता हूँ, इसमें राय चाहिए। ओके सर्वेन जी, न्यू इंडिया एश्योरेंस और एमआरपीएल लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लग रहे हैं? जी मैं निकाल रहा हूँ। देखिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने तो अगर आप सबसे पहले देखें तो आई थिंक 200-220 के आसपास बहुत बढ़िया बेसिस बना लिए हैं। लॉन्ग टर्म के नजर से बात कर रहा हूँ, 12 मंथ प्लस के हिसाब से, तो आई थिंक बढ़िया दायरे उधर अच्छे सपोर्ट्स बन गए हैं। उससे बहुत ज्यादा नीचे जाएगा फिलहाल ऐसा मुझे लगता नहीं है, तो उस फिल्टर के अंदर आता है, आपके 20% फिल्टर के अंदर का स्टॉप लॉस है, मीन्स 200 रुपए यहाँ से अगर आप 20% गिरते भी हैं तो वो उसके अंदर ही आता है। तो स्टॉक अपना ट्रेंड होल्ड करेगा, 200 के नीचे नहीं जाएगा, और मुझे लगता है ऊपर में 300-350 के टारगेट्स यहाँ पे पेंडिंग है, 9-12 महीने में आने चाहिए। तो आई थिंक 350 तक की तो जगह मुझे दिखती है, क्योंकि जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा 200 से 300 वाला, तो एक अच्छा मूव 350 के ऑलमोस्ट 400 तक जाएगा। बट तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें और 12 से 24 महीने तक इस स्टॉक को आप थोड़ा टाइम दे दें। और जहां तक रही दूसरी एमआरपीएल की बात, वहां पे देखिए थॉट ये है कि चला हुआ है स्टॉक, उसके बाद सुस्ताने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप पूरा ये साल देखें तो ये सुस्ता रहा है और पूरे अपने पिछले मूव को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। 50-60 रुपए से चला, ऑलमोस्ट 300 रुपए तक गया, तो आई थिंक उस लेग को पहुंचा रहा है। 170-180 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं फिलहाल ऐसा लग रहा है,
और उनके बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो आई थिंक 170 के नीचे एक स्टॉप लगा के आई थिंक फिलहाल 3 से 6 महीने इस ट्रेड में बने रहेंगे। ओके। और इस बीच बैंक निफ्टी ग्रीन में आ चुका है, 90 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी मात्र 20-22 पॉइंट नीचे रह गया। तो बहुत शानदार रिकवरी मार्केट पे इस वक्त हमें देखने को मिल रही है और बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा मूव आता भी दिख रहा है। जुबिलेंट फूड पे क्या राय है आपकी सरवेन जी? देखिए नंबर्स आए हैं शायद, और मैं यूजुअली फर्स्ट डे पे रिएक्ट नहीं मारता हूं, बट देखिए सेटअप्स तो अच्छे चल रहे हैं फिलहाल, अगर आप देखें तो बढ़िया चल रहा है। खाली यही है कि ये भी लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि देखिए कितने कितने समीकरण चेंज होते हैं। 2021 का इसका हाई है और वो हाई इसका 800 रुपए के ऊपर था, ऑलमोस्ट आई थिंक हाई इसका 900 रुपए के आसपास वो था, तो उससे काफी नीचे चल रहा है। पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप्स अच्छे हैं। मुझे लगता है इस लेग में 675 680 के टारगेट्स नेक्स्ट 1 से 3 महीने में मुझे लगता है यहाँ पॉसिबल और हैं। अगर किसी के पास है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें और इसमें ऊपर की तरफ रुझान हो सकता है। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद बहुत करने बहुत के धन्यवाद लिए नीरज जी। जी। और इस बीच ओला इलेक्ट्रिक में 20% का सर्किट लग चुका है। चलिए, हिंडनबर्ग के नए खुलासे का बाजार के सेंटीमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा, ये आप देख रहे हैं। इस वक्त मार्केट में अच्छी रिकवरी है और ये भी कहना है जाने माने दिग्गज निवेशक मधु केला का। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक साजिश जैसी लगती है और देश को अब ऐसी ताकतों के खिलाफ एक होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रिटेल को किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे को ना ये थोड़ा एक कोई कॉन्स्पिरेंसी लगता है। ये दिस इज नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल और वन ग्रुप, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट, हाँ, ये कंट्री के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी लगता है। बिकॉज अगर आप देखिए कंप्लीट बेसलेस लगता है कोई भी एलोकेशन जो उन्होंने बोला है। अगर कोई इंडिविजुअल जो एक प्राइवेट सिटीज़न है, अगर उसने कोई फंड में पैसा डाल दिया और इंसिडेंटली अगर वही फंड में कोई कॉर्पोरेट ग्रुप के कोई रिलेटिव ने पैसा डाला तो उसमें खराबी क्या है, राइट? और उन्होंने बोला क्लियरली कि भाई उन्होंने अनिल आहूजा के बोलने से पैसा डाला था और जब अनिल आहूजा निकल गए उस दिन रिडम्पशन भी कर लिया। तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एलिगेशन अबाउट। एंड सेकेंडली, यू नो, टू malign the image of someone who is at this level in the regulator, and undoubtedly अनुज, ये लोग अपने को क्या बता रहे हैं, ये हिंदुस्तान के जो रेगुलेटर है, whether it is SEBI or RBI, undoubtedly they are proven to be the best in the world. And I think we should all come together at this point of time as a country, because this is an attack not on an individual, this is not attack on a corporate house, but this is essentially a conspiracy against India to destabilize the markets here. मधु सर, आपकी बात से लग रहा है देखने का ज्यादा, ये ऑप्टिक्स ज्यादा है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ऐसा रीड करें हम लोग। कोई घबराने की रिटेल को जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट नॉट ऑन दिस इशू। सी, मार्केट्स में फॉल और राइज बेस्ड ऑन सम अदर इश्यूज व्हिच आर देयर इन द मार्केट, यू नो, टुमारो मॉर्निंग देयर बी समथिंग एल्स, बट इस इशू को लेके बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम वोकल, आई एम क्लियर दैट दिस, to my mind, because I went through once, twice, thrice, I just find out what is the allegation.